जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमीज यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी टॉपर टॉक सीरीज चल रही है, उसमें आपने कई सारे इंटरव्यूज देखे थे जिन बच्चों का रिटन क्वालिफाई हुआ था। उसी के लिए आज हमारे बीच आ रखे हैं चंदन पांडे, जो कि ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी के एक कैंडिडेट हैं। इन्होंने यहीं से हमारे एकेडमी से प्रिपरेशन करी है और इन्होंने एनडीए का रिटन भी क्वालिफाई करा है। आज हम लोग जानेंगे चंदन पांडे से इनके बारे में और क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही है, क्या ये टिप्स देना चाहते हैं बाकी बच्चों को जो कि अपेयर करने वाले हैं 4 सितंबर के पेपर के लिए। तो आप लोग अगर कुछ टिप्स चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो से आखिरी तक, कुछ ना कुछ तो आप सीख के जाएंगे। तो चंदन, पहले बताइए कैसे हैं आप और कैसा फील हो रहा है एनडीए का रिटन निकालने के बाद? Thank you so much, sir, to give me this opportunity. First of all, myself Chandan Pandey. सर आई एम फीलिंग सो ग्रेट। मतलब ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है किसी भी एक कैडेट्स के लिए एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन। मोर देन डैट, एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन, यूपीएससी का रिटन एग्जामिनेशन क्रैक करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मेरे लाइफ का ये फर्स्ट कॉम्पिटिटिव अचीवमेंट है। और पहला कॉम्पिटिटिव अचीवमेंट ही जब इतना बड़ा हो तो ये कैसी खुशी देगी आप खुद ही समझ सकते हैं। देखिए, चंदन पांडे ने खुद को, अपने घर वालों को और ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी को पहले ही बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवा दिया है। आप भी ऐसे ही बन सकते हैं, अपने घर वालों को और अपने आप को प्राउड फील करवा सकते हैं। अगला जो पेपर आने वाला है आप लोगों का, उसकी तैयारी जी जान लगा के करिए। इन्होंने तो एक फेज कर लिया है रिटन का क्वालिफाई। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो फेज इन्होंने, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज था इनका, वो कैसे क्वालिफाई करा है और इस फेज के बाद ही हम लोग एसएसबी पे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो फेज है, स्टेपिंग स्टोन जिसको कहेंगे, वो है एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन। उस बारे में जानने से पहले हम चंदन पांडे के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चंदन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर बेसिकली मैं झारखंड स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट पलामू है और मैं डाल्टनगंज सिटी में रहता हूँ और मेरा स्कूलिंग जो है वो हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल से कंप्लीट हुआ है। आपने बता दिया आप झारखंड से बिलोंग करते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। चंदन पांडे के फादर यहाँ पर एकेडमी में बहुत सारी स्ट्रगल के बाद इनको यहाँ पर भेजे हैं। मैं जानता हूँ उनके बारे में, मैं इनके मौसा के बारे में भी जानता हूँ, जिन लोगों ने इसके पीछे एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी, जिन लोगों का सपोर्ट था, उनकी वजह से ही ये एक एनडीए का रिटन क्वालिफाई करा है। इनकी मेहनत जरूर थी, लेकिन एक पीछे से घर वालों का सपोर्ट होता है जिसकी वजह से आदमी किसी एम को पाने के लिए आगे बढ़ पाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, चंदन, आपके फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर एक फार्मर है, एक नॉर्मल स्मॉल फार्मर है। हमारा उतना ज़मीन भी नहीं है, बट जो खेती होती है उसी से हमारा लाइवलीहुड चलता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग जानते हैं कि इनके फादर फार्मर है। उसके बाद मैंने एक मौसा जी के भी इनके डिटेल दी थी बीच में, जो कि इनके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स वगैरह के बारे में पता करते रहते थे मुझसे। वीकली बेसिस पे आफ्टर द मॉक टेस्ट हमेशा इनकी रिपोर्ट्स लेते रहते थे। मैं जानना चाहूँगा, आपके फादर फार्मर है, आपके मौसा जी जो आपकी सारी रिपोर्ट्स लेते थे, आपके घर में बताते थे, वो किस बैकग्राउंड से? सर बेसिकली जो मेरा कंप्लीट एनडीए का जो फेज़ है वो स्टार्ट उन्हीं से होता है, क्योंकि वो खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से हैं। मेरे खुद के फैमिली में हम लोग एक सिविलियन फैमिली से हैं, कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं है। ये एनडीए क्या है क्या नहीं है मैंने उन्हीं से सीखा है। सारी रिपोर्ट्स मेरे मौसा इसलिए लेते थे क्योंकि मेरे पापा को उतना एजुकेशन का नॉलेज नहीं है। सही बात है ये, क्योंकि वो एक नॉर्मल से फार्मर है, इसलिए पापा खुद मौसा को ये कहते थे और मेरे मौसा खुद मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। अब इवन उनके जो सन्स हैं उन्हें भी मेरे एग्जाम्पल देते हैं कि मीन्स पढ़ो तो उसके जैसा। तो वो शुरू से ही मेरे ऊपर बहुत ध्यान देते थे कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत सही है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इसलिए सारे रिपोर्ट्स वही लेते थे, क्योंकि पापा समझ नहीं पाता ये सब कुछ चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड, लेकिन वो अच्छे समझते थे कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग जान चुके हैं चंदन पांडे के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग मेन चीज़ पे आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट फेज़ है। इन्होंने एनडीए की प्रिपरेशन किस तरीके से करी है, इनका जो अप्रोच था एनडीए रिटन एग्जामिनेशन के लिए वो कैसा रहा। सबसे पहले बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, लेकिन मैं इनसे बारी बारी करके वो पूछूंगा। आप पहले ये बताइए, आपने जो एनडीए का प्रिपरेशन था
उसको कितने फेजेस में बांटा? सर मैंने अपने एनडीए के कंप्लीट प्रिपरेशन फेज को 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट फेज, जब आप ये खुद डिसाइड करते हैं कि आपको एनडीए करना है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, खुद से करना है या फिर किसी एकेडमी की हेल्प से करना है, ये फर्स्ट फेज है मेरे लाइफ का। सेकेंड फेज, जो टफेस्ट फेज में जो जिसे कहता हूँ, मीन्स हार्ड फेज, वो है मेरा प्रिपरेशन फेज जो मैंने यहाँ देहरादून में किया। थर्ड फेज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे वैल्यूएबल एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है, वो है मेरा एग्जीक्यूशन फेज, जो लास्ट फेज होता है। जो 10 अप्रैल का पेपर है, वो दिन सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है आपके लाइफ का, जो आप प्रिपेयर करते हैं। आपने बताया कि जो फेज आपका ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी के अंदर आके था, वो सबसे टफेस्ट फेज था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हम लोगों ने प्रताड़ित करा आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, आपने प्रताड़ित कभी नहीं किया हमें हमेशा मोटिवेट ही किया। आपने जो भी डांटा, कुछ भी किया, वो हमें मोटिवेशन के लिए ही किया, बिकॉज आपको बहुत उम्मीद थी मेरे से, क्योंकि शुरू से ही मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, मॉक में अच्छा रिजल्ट लाता था। दैट्स वाई मैंने इसे टफेस्ट फेज इसलिए कहा क्योंकि जब तक इंसान घर पे होता है, ना कोई फिजिकल फिटनेस की ना होती थी। इस एकेडमी की सबसे बड़ी बात है, हर दिन सुबह 5। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि एकेडमिक फैक्टर तो अलग चीज़ होती है, बट एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के टर्म में ये बोलूँगा कि जब भी आप प्रिपेयर करो, जहाँ से भी, जिस एकेडमी से या इस एकेडमी से, आप अपने फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि इसका मेन फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। जब मैं फिजिकल फिटनेस के लिए सुबह डेली पीटी जाता था और मैं जब क्लास अटेंड करता था, तो पूरे दिन मुझे लेजीनेस फील नहीं होता था। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़, जब आप फिजिकली ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट में पीटी करते हो, तब उससे ये बेनिफिट होता है कि आपका माइंड बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है। तो दैट्स वाई, और ये टफेस्ट फेज भी है क्योंकि सुबह इतना उठना, इतना टफ एक्सरसाइज करना, यहाँ पे सारे आर्मी के एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, जो कि बहुत टफ होता है, पूरा स्वेटिंग, ये सब एंड ऑल। दैट्स वाई ये टफेस्ट फेज, ये मॉर्निंग फेज है बस। बट अब टर्न करते हैं एकेडमी की ओर। यहाँ मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक हमारा जैसे एक स्कूलिंग लाइफ में चलता है, क्लासेज यहाँ पे भी चलते थे, और क्लासेस बहुत रेगुलरली चलते हैं यहाँ पे। और इस एकेडमी की सबसे बड़ी खासियत है, ये एनडीए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 3 पिलर्स। 3 पिलर्स में फिजिकल फिटनेस, योर एकेडमिक्स एंड थर्ड इज योर एसएसबी इंटरव्यू, दैट इज योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और ये एकेडमी ये तीनों पिलर्स पे वर्क करती है। दैट्स वाई एकेडमी मैं कह सकता हूँ कि अभी तक मुझे इस पूरे देहरादून में सबसे बेस्ट एकेडमी लगी, बिकॉज सुबह फिजिकल फिटनेस के लिए पीटी होती थी, एकेडमिक्स की बहुत प्रॉपर क्लास चलती थी, कंसिस्टेंट एकदम रेगुलर क्लासेस चलती थी सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। थर्ड थिंग, और हाँ सबसे बड़ी बात, कि बैकअप क्लासेस भी चलती थी। जब भी कोई नया बच्चा भी आता था तो उस पर भी बहुत वर्क किया जाता था, उसके लिए भी एक बच्चे के लिए बैकअप क्लास लिया जाता था, ये मुझे याद है अच्छे से। एंड तीसरी चीज़, एसएसबी की जो क्लासेस चलती थी, वो खुद ब्रिगेडियर अमित चटर्जी सर हमारा लिया करते थे, 3 से लेकर 4 बजे तक, 1 घंटे 2 घंटे जो भी हो। दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बेस्ट एकेडमी थी। देखिए, बेस्ट एकेडमी वगैरह की बातें तो बाद में करेंगे, अभी आज जो मेन फोकस है वो है चंदन पांडे के ऊपर। ये जो बता रहे हैं बेस्ट एकेडमी वगैरह, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन आप इनसे जो सीख ले सकते हैं वो जरूर से लीजिए। इन्होंने बताया है कि इन्होंने फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जो हमारी एकेडमी करवाती है। सेकेंड चीज़ है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के बिना आपका रिटन क्वालिफाई नहीं होगा, और जब तक आपका रिटन क्वालिफाई नहीं होगा तब तक थर्ड पिलर एसएसबी इंटरव्यू, उसका कोई काम नहीं है। और अगर आपको एसएसबी की तैयारी करनी है, ब्रिगेडियर ए के चैटर्जी से आपको इंटरेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, एकेडमिक्स में अच्छा। यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद ब्रिगेडियर अमित चैटर्जी, जो कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवा रहे हैं। नाउ, आपने बताया एकेडमिक्स के लिए कि बैकअप क्लासेस वगैरह चल रही थी, वो सब साइड हटा दीजिए। आप ये बताइए, 2 फेज में एनडीए का जो रिटन एग्जामिनेशन है वो बटा हुआ है, आपको भी पता है, इनको भी पता है। पहला पेपर है मैथ्स का, सेकंड पेपर है जीएटी का। मैथ्स है आपकी 300 नंबर की, जीएटी है आपकी 600 नंबर की। मैं बारी बारी करके आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपका मैथ्स सेक्शन में कितने नंबर आए टोटल? सर मैथ्स सेक्शन में मेरे कंप्लीट टोटल 110 मार्क्स आए थे। इनके मैथ सेक्शन में 110 मार्क्स आए थे। अब बात करते हैं जीएटी में। जीएटी में ओवरऑल स्कोर आपका कितना रहा? सर 6 आपका जीएटी में रहा है, 110 नंबर आपके मैथ्स में रहे हैं। टोटल मिला के 416 नंबर के करीब इनके बने हैं एनडीए रिटन एग्जामिनेशन में।
चंदन, अब एक बात बताओ, 600 नंबर में आपके 300 नंबर बने करीबन जीएटी में, 300 नंबर में करीबन 100 नंबर बने आपके मैथ्स में, ठीक है। कई बच्चे इस चक्कर में रहते हैं कि हम लोग 60% मार्क्स ले आए, 70% मार्क्स ले आए, जबकि आपका तो बिलो 50% में आपका रिटन क्वालिफाई हो गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैं यही कहना चाहता हूँ इस बारे में, ये बहुत सही बात है और ये सबसे बड़ी मिथ है यूपीएससी को लेकर। लोगों को आदत होता है बचपन से उन्हें 80% मार्क्स मिलते हैं स्कूल लाइफ में, 90%, बट जब वो यूपीएससी की फेज में आते हैं और वो देखते हैं मैं 50% स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट 50% मार्क्स यूपीएससी में लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप आईएएस का पेपर देख लीजिए, आईएएस के पेपर में 700-800 ही कट ऑफ जाते हैं और 1100 में तो टॉपर निकल जाते हैं 2000 मार्क्स में से भी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी में आपको कट ऑफ के लिए लड़ना है, ना कि आप 60% मार्क्स 70% मार्क्स, हाँ आप कीजिए वो चीज़, लेकिन सबसे पहले आप अपने कट ऑफ पे वर्क कीजिए कि आप कट ऑफ के अंदर आ जाएं। तो देखिए, जैसे ये बता रहे हैं कि कट ऑफ के ऊपर वर्क करना है, मैं आपको बता दूं 900 नंबर का पेपर है और आपको जो सेफ स्कोर चाहिए वो है 400 प्लस मार्क्स। 400 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी। और 400 नंबर 900 में होता है 44.4/9% टू बी प्रिसाइज, एंड 44.4/9% इज लेस देन 50%। तो आप लोगों को पढ़ाई किस जगह पे करनी है, कहां पर आप नंबर स्कोर कर सकते हो, कहां पर आप जो टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं वो छोड़ सकते हो। नाउ अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स सेगमेंट की। मैं आपको बताता हूं, मेरा स्टूडेंट रहा है, मैथ्स चंदन की कमजोर थी। आपने इनका पहले इंटरव्यू भी देखा होगा, जब ये पेपर दे के आए थे तो इन्होंने रिव्यू में ही बताया था कि इनका मैथ्स सेगमेंट उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। आपने मैथ्स को कैसे कोप अप करा, उसके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे बाकी बच्चों को? सर इस एकेडमी का मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल इस एकेडमी का मेरा आने का रीज़न ही था मैथमेटिक्स, क्योंकि आप जीएटी ओवरऑल अगर एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो वो खुद से कर सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स आप बिना एक प्रॉपर गाइडेंस का नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है, प्रॉब्लम क्या होती है कि मैथमेटिक्स में हम जैसे बच्चों को बोर्ड वे में अटेम्प्ट करने का आदत होता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बोर्ड मेथड से चलेंगे तो आप कभी उस पेपर को क्रैक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर इज 120 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस के लिए आपके पास 1.25 सेकंड्स ही हैं, 1.25 मिनट्स हैं बस। तो अगर आप बोर्ड मेथड से चलेंगे तो आप एक क्वेश्चन में एटलीस्ट मोर देन 5 मिनट्स लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा पेपर क्रैक करने के लिए आपके लिए। दैट्स वाई मेरे खुद के फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया इस एकेडमी के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो अंकित सर हैं, जो मैथमेटिक्स के मेरे टीचर हैं, वो आई कुड से ही इज़ द बेस्ट मैथ्स टीचर इन द वर्ल्ड, जो मेरे लिए, जो जहाँ तक मुझे फील होता है, जो गाइडेंस उन्होंने मुझे किया, जैसे मुझे किया, मैं जो हर गाइडेंस जो उन्होंने मुझे किया वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़, उन्होंने सिलेबस को मेरे लिए इतना ईजी कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि आपको 4 मंथ के अंदर पूरा 11th एंड 12th दोनों मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है, और आपको पता है कि हम 11th में 1 साल में भी उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते जब हम 11th में होते हैं मैथमेटिक्स की, लेकिन यहाँ पे आप 4 मंथ में, आप खुद सोचिए कैसे किया जा सकता है पूरे 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स सिर्फ 4 मंथ में। तो इसके लिए आपको एक बहुत प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। जब मैं यहाँ पे अंकित सर के अंडर आया तो उन्होंने इस सिलेबस को इतना शॉर्ट कर दिया। देखिए, हम लोग भागते हैं हर टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैथमेटिक्स का पेपर है, अगर आप सिर्फ कैलकुलस, ट्रिगो एंड अलजेब्रा का एक छोटा सा पोर्शन अगर आप इतना भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले तो आप पेपर आराम से क्रैक कर सकते हैं, कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट गाइडेंस हमें मिला जो अंकित सर की तरफ से। सेकेंड, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, 7 to 8 आवर्स इज इनफ फॉर अ डे, लेकिन हाँ 3 घंटे आपको मैथमेटिक्स को देने ही देने हैं। और ये सब जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ ये मुझे अंकित सर ने दिया और वही मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। 3 आवर्स आपको मैथमेटिक्स में देने ही देने हैं, और वो 3 आवर्स इस टाइप से देने हैं कि आप मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप कभी भी किसी क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व ना करें, उस क्वेश्चंस को हमेशा एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के थ्रू सॉल्व करें, ताकि आपका जो टाइम कंजप्शन है डे बाय डे वो घटते रहे, ताकि वो पेपर में रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि वहाँ आपको टाइम नहीं मिलने वाला उतना। तो ये मेरा सेकंड गाइडेंस होगा आपके लिए। नाउ थर्ड वन, जो सिलेबस है उसे प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना। ये आप
आपको करवाएंगे ही करवाएंगे यहाँ पे, लेकिन जो पास्ट 5 ईयर्स के पेपर है उसे सॉल्व करना ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए, और आपके लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अगर आप कुछ भी कितना भी प्रिपेयर करते हैं, अगर पास्ट 5 ईयर पेपर को एक बार तब तक ये मीन्स इम्पॉसिबल टाइप है ये एग्जामिनेशन क्रैक करना। आप लोग जैसा देख रहे हैं कि इन्होंने पूरा का पूरा मैथ सेगमेंट को बता दिया है कि कैसे करना है अप्रोच। मैं आपको इसका जस्ट बता देता हूं। आप लोगों को जब जाएंगे पेपर के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए अपना सिलेबस। उसमें देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जैसे इन्होंने बताया कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा। इन टॉपिक्स को अगर आप फोकस करके चल रहे हैं तो आप ऑलरेडी गुड स्कोर कर सकते हैं अगर आपने इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। बाकी इन्होंने जो बताया प्रैक्टिस करनी है और कैसे अप्रोच करना है, मॉक टेस्ट देना है, वो सारी बात की बातें हैं। अंकित सर इज अ जेम इन हिज फील्ड और उन्होंने जो इन लोगों को सिखाया है वो बेस्ट ही होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट जीएटी। जीएटी में अब जल्दी जल्दी हम लोग बात करते हैं कि जीएटी में आपका इंग्लिश में कितना स्कोर रहा? सर 125। 125 इनका इंग्लिश में स्कोर रहा। अब आप बताइए वोकैब और ग्रामर को बाइफरकेट करें तो कितना कितना आपने ज़्यादा ध्यान दिया ग्रामर को, कितना दिया ध्यान आपने वोकैब को? सर मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया वोकैब को, ग्रामर को थोड़ा कम दिया बिकॉज वो स्पॉटिंग एरर बस 10 क्वेश्चंस होंगे, बट जो वोकैब का पोर्शन है वो बहुत बड़ा है। और वोकैब के लिए कनिका मैम उनके जो वोकैब थे डेट वाज क्वाइट इनफ। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है जो वो आप अच्छे से मतलब पढ़ें, क्योंकि जो पास्ट 5 ईयर्स के वोकैब होते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं वो। नाउ आप इंग्लिश का जैसा देख रहे हैं, आपको भी पता है सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वोकैब सेक्शन का, तो वोकैब अपनी इंप्रूव करते चलिए। जहां पर भी बैठे हैं आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वोकैब इज़ अ वेरी बिग थिंग। आप लोग सिर्फ किसी पर्टिकुलर मटेरियल के पीछे मत पढ़िए। आप लोग को जहां से वोकैब पढ़ने को मिलता है वहां से पढ़िए और जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। नाउ कमिंग टू द GS section. GS is divided into history, geography, polity, economics, current affairs. आप इस सेगमेंट को कैसे अप्रोच करें? सर जो GS का सेक्शन था, ये सेक्शन में बहुत जरूरी है कि आप बहुत लिमिटेड पढ़ें, और लिमिटेड पढ़ने के लिए आपको बहुत प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। यहाँ पे जो फैकल्टी हैं सारांश हरी सर, वो मेरे GS के फैकल्टी थे यहाँ पे। ही इज़ मतलब क्वाइट इनफ टू गाइड यू इन द GS फील्ड, और वो बहुत प्रॉपर चीज़ें जो ज़रूरत है आपको वहाँ पे पेपर में बस वही पढ़ाते हैं, और जो आती है रिफ्लेक्ट होती है बस वही पढ़ाएंगे। लेकिन GS का जो GS का पोर्शन है वो आप मेरी एक अगर टिप्स माने तो जो GS का पोर्शन में साइंस को हमेशा स्ट्रांग रखे, क्योंकि जो सेकंड पोर्शन है जैसे सोशल स्टडीज़ का, सोशल साइंस का, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये जो सेक्शन है वो इतना वाइड है कि आप साइंस का सेक्शन है वो आपका हमेशा साथ देगा। दैट्स व्हाई साइंस को स्ट्रांग रखें। अब अपने आप ही ये साइंस सेगमेंट पे चले गए थे, मैं अपने सब्जेक्ट पे आ ही रहा था। नाउ चंदन, आपका जो साइंस का सेगमेंट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सेगमेंट है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज बायो की आती होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो ध्यान दो, सबसे ज़्यादा वेटेज जो आती है वो आती है फिजिक्स की, उससे कम आती है केमिस्ट्री की, सबसे कम आती है बायो की। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आपको क्या पढ़ना है। इसीलिए मैंने ये बोला कि सबसे ज़्यादा वेटेज आती है बायो की, नहीं, सबसे ज़्यादा वेटेज है फिजिक्स की। तो सबसे ज़्यादा आप लोग ध्यान दोगे साइंस के सेगमेंट में फिजिक्स को, देन केमिस्ट्री को, देन बायो को। अब आप एक चीज़ बताओ, आपने थ्योरी सारी पढ़ लिया, आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो, वेरी गुड, लेकिन कोई बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो उसके लिए थ्योरी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कि जिस टाइप से मैं MCQs के थ्रू प्रैक्टिस करवाता था क्वेश्चन की, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है? MCQ सबसे बेस्ट तरीका इसलिए होता है क्योंकि आप थ्योरी कंप्लीट कवर नहीं कर सकते, बट जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस का तरीका है उसमें आप क्वेश्चंस, उसके साथ साथ जो चीज़ें प्रॉपर आ रही है इंडिया के पैटर्न में वो भी आप कवर कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन में कम से कम तो 4-5 थ्योरी और कॉन्सेप्ट साइंस के छिपे हुए होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द साइंस सेगमेंट। आप लोग जितने ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस के मतलब ढूंढो। आप लोगों को कई बार चारों ऑप्शंस के मतलब भी नहीं पता होते हैं, तो हल्का सा एक्सप्लोर करोगे, आप लोग बहुत ज़्यादा साइंस के सेगमेंट में अच्छा कर सकते हो। एंड टू बी फ्रैंक, 120+ स्कोर साइंस में कहीं नहीं जाता है, बच्चों का आराम से आ जाता है।
सर मैं साइंस के रिगार्डिंग एक और चीज़ कहना चाहूँगा। में एक मिथ है कि मैंने 11th-12th कॉमर्स से किया है, मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा, बट स्टिल आपने 10th तक तो साइंस से किया है। जो यूपीएससी का जो साइंस का पैटर्न है वो उतना टफ नहीं है, फिजिक्स थोड़ा मोड़ा 11th लेवल पे चला जाता है या 12th लेवल पे, वो भी बहुत हल्का फुल्का, पर जो 10th तक जितने मेजर साइंस के पोर्शन से अगर आप उतना भी स्ट्रांग रखें तब यूपीएससी के एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन में। नाउ आप लोगों ने इनकी सारे के सारे स्ट्रैटेजी देख लिए। इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो 3 फेजेस में बैठाया है। सबसे पहले इन्होंने एम डिसाइड करा कि इनको एनडीए क्लियर करना है। उसके बाद इनका प्रिपरेशन फेज़ आया जो इनके हिसाब से टफेस्ट फेज़ था। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन डे जो डी डे कहलाता है, जिस दिन एग्ज़ाम होता है, उस दिन इन्होंने किस तरह परफॉर्म करा वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वो इम्प्लीमेंटेशन डे इनका अच्छा गया था, इसी वजह से ये मेरे सामने इंटरव्यू में बैठे हुए हैं। कुछ बच्चों का नहीं गया होगा, कुछ बच्चों ने हड़बड़ाहट में उस दिन पेपर गलत सॉल्व कर दिया होगा, कुछ बच्चों ने ओएमआर अपनी गलत भर दी होगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी है। इनकी टिप्स जो थी, मैथ सेगमेंट में अपना जो सिलेबस है उसको बाइफरकेट कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ सबसे ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चंस हैं। बात करते हैं जीएटी सेक्शन में, इंग्लिश में वोकैब को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। बात करते हैं जीएस सेक्शन में, जीएस में आप लोग जितने ज़्यादा एमसीक्यूज वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। साइंस के लिए जो बच्चा साइंस साइड का नहीं है, कॉमर्स साइड का भी है, उसको मैं यही कहूँगा कि जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करिए। इन दी एंड आप ये बताइए, आपका जो प्रिपरेशन रहा ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी के साथ, जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, और इसके बाद आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है सर के साथ? सर सबसे पहले मैं इस कंप्लीट प्रिपरेशन फेज़ को इस एकेडमी के थ्रू 5 रेटिंग देना चाहूँगा। जो जितने कॉपरेट किया सारे टीचर्स ने मिलकर जितना मुझे हेल्प किया उसके लिए 5 रेटिंग, और इस एकेडमी को और पूरे स्टाफ मेंबर को जिन्होंने मुझे कॉपरेट किया या इस एकेडमी में हेल्प किया। नाउ कमिंग ऑन टू माई एसएसबी प्रिपरेशन, एसएसबी की तैयारी बहुत पहले ही हो चुकी है, स्टार्ट कर रहा हूँ एसएसबी का। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज आप खुद ब्रिगेडियर अमित चैटर्जी सर वो एसएसबी की प्रिपरेशन करवाते हैं, सो नो डाउट यू विल नेवर फेल इन एसएसबी, ये गारंटी मैं देता हूँ इस बात की। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। ये हमारे बीच चंदन पांडे जिन्होंने अपना एनडीए का रिटन क्वालिफाई कर लिया है। इन्होंने एक फेज़ अपना क्वालिफाई कर लिया है, अब ये जा रहे हैं सेकेंड फेज़ में जो कि है एसएसबी, which is a very crucial stage. I wish him all the very best from the Brigadier Defence Academy team. Do well and get your recommendation letter as soon as possible to us. Thank you so much. Jai Hind. Thank you so much, sir.